फाइनली हमने फेज 4 का अंत देख लिया। ये एक ऐसा अंत था जिसमें सुकून की शांति थी। अपने बोसमैन साहब का एक एलिगेंट इमोशनल श्रद्धांजलि इसमें देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही साथ ये एमसीयू को सेटअप करने का बोझ भी लेकर चलती है। खैर उन सब चीजों के ऊपर अभी अपन बात करेंगे, मगर सबसे पहले ये सॉर्ट कर लेते हैं कि वकांडा फॉरएवर एज अ मूवी बतलाना क्या चाहती है। एंड हाँ, स्पॉयलर्स होंगे। तो गुरु, मूवी में टिचाला की डेथ के बाद क्वीन रोमोंडा, शूरी, बाकू, ओकोई और डोरा मिलाजे मिलकर अपने देश को एमसीयू की नई मायावी शक्तियों से प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि अपना कुकुलकान, नेमोर और उसकी तलोकन सिटी का दबदबा वकांडा देख चुका है। उसका प्लान शुरू से ही जमीनी दुनिया को हासिल करना था, मगर जो कि अब वकांडा उनके बीच में सिमिलैरिटीज काफी हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर। तो वकांडा से हेल्प मांगता है ठेठ तरीके से, जो कि वो दुनिया को जीतने में उसकी मदद करे, जो कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो सबसे पहले वकांडा पे ही हमला करेगा। मगर मूवी नेमोर को एज अ परफेक्ट एंटी हीरो दिखाने में भी कामयाब रहती है। मतलब कि उसकी सोच कमीनी है, मगर कांड करने से पहले दूसरी राय भी जरूर सुनेगा। अपने लोगों के लिए समर्पित नेमर अपनी ईश्वरीय आचरण को बखूबी अपनाता है, जो कि उसको लेकर उसके अंदर वो अकाउंटेबिलिटी भी है और रुथलेसनेस भी है। मतलब कि ठीक एग्जैक्टली एक राजा को जैसा होना चाहिए, हार्ड डिसीजंस लेने वाला मगर शालीन। इसी के साथ यही बोझ शूरी पे भी गिरता है कि वो कैसे किंग बनेगी। अपने दिव्य दृष्टि में उसकी मुलाकात अपने पूर्वजों की जगह किलमॉन्गर से होती है, जिससे ये पता चलता है कि कैसे उसके दिल में अभी भी एक राक्षस प्रवृत्ति छुपी हुई है, जो कि इस मुश्किल समय में नेमर जैसे रुथलेस किंग से लड़ने के लिए वकांडा को एक मॉन्स्टर की ही जरूरत है, जो कि एक्चुअली में वो एक प्रैग्मेटिक ही डिसीजन होगा। मगर साथ में अपने भाई, माँ, बाप और अपने पूर्वजों के आचरण को भी वो जिंदा रखना चाहती है, जो कि पिक्चर के एंड में अपन को देखने को मिल ही जाता है। अब खैर ये बात तो स्टोरी की हो गई, जो कि ऑनेस्टली बहुत ही अच्छी है। एवरीथिंग फील्स इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल। वो नेमर की नीयत से लेकर शूरी, अम्बाकू और डिप्लोमेटिक डिसीजंस इतने ऑनेस्ट नीयत के साथ प्रेजेंट किए गए हैं कि वकांडा फॉरएवर की कहानी आज से सालों बाद भी याद रखी जाएगी। मगर उसी के साथ साथ मूवी के अलावा जो यूनिवर्स को बिल्ड करने का इसके ऊपर बोझ जो चलता है, वो स्ट्रगल इसमें साफ दिखता है। कहानी शॉकिंगली फोकस्ड होने के साथ साथ मेडलिंग एक्सपीरियंस भी देने लगती है। मगर इस मूवी का जो सबसे बड़ा गोल था, चैडविक बोसमैन को ऑनर करना, उस एक्सप्रेशन में ये बिल्कुल भी नहीं चूकती। रायन कुगलर ने जो ग्रीफ को फील कराने के लिए कुछ नहीं का सहारा लिया है, वो बहुत ही खूबसूरत था। और ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि ये मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव डिसीजंस में से एक था, क्योंकि वो सन्नाटा आपको सुकून भी देता है, मगर साथ ही साथ बेचैन भी कर देता है। एंड अगर इसके अच्छे की बात कर ही रहे हैं, तो भाई इसकी क्या बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। मैं तो वो कहूंगा कि भाई जब वो नेमोर का पहली बार भाई रात में वकांडा में आने वाला सीन था, वो एक्टिंग भाई, वो प्रेजेंटेशन कमाल की थी, मजा आ गया था। नेमोर का फिर बाद में इन्वेजन, ओकोई का आर, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, मम्माकू का भाई सेंसिबल बन जाना, एंड ज्यादा का वो नया चार्मिंग और सन्नाटे वाला सीरियस टोन्स, ये काफी कुछ अच्छे मोमेंट्स थे। लेकिन अब अगर इसके बाद अगर इसके नेगेटिव साइड्स की बात करें, तो ये मूवी के पास कई सारे लेवल्स पे ये फॉल भी कर जाती है। जो कि सबसे पहली बात, जो एक ब्लैक पैंथर मूवी के अलावा भी इसको एक यूनिवर्स खड़ा करने का बोझ है इसके ऊपर, जिसकी एडिटिंग में वो मेसीनेस फील हो जाती है कि एट दैट मोमेंट्स इट फील डिसअपॉइंटिंग कि मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन वाले सीन्स के दौरान भी चीजें पॉइंटलेस फील होने लगती हैं। तुम्हें महसूस होने लगता है कि पिक्चर लंबी है भाई। मूवी कई जगह पे अपने हाथ पैर मार रही है, जिससे एट मोमेंट्स इसमें हमें ओवर स्टफनेस भी फील होने लगती है। खैर इसके अलावा कोई जरूरी बात नहीं है कि मूवी अपने एक्शन स्पेक्टिकल को लेकर बवालिया ही रहे, लेकिन इसका एक्शन कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दिमाग पे छाप छोड़ देगा। अपन को याद है ना कि जब भाई ब्लैक पैंथर में वो जो कैसीनो वाला पूरा बैड एस का सीक्वेंस था, या एंड में जब टिचाला बोलते हुए निकलते हैं आई एम नॉट डेड, वो डोरा मिलाजे और वो केओटिक क्लाइमैक्स, कितने मजे आते हैं। लेकिन यहाँ क्लाइमैक्स जैसी कोई क्लाइमैक्स वाली बात ही नहीं थी, कुछ ऐसा बहुत ही ऐसा सेलिंग पॉइंट नहीं था। एंड अनफॉर्चुनेटली एक्शन इज मीडियोकर इन दिस मूवी, जो कि ये चीज माय बॉय नेमोर पे भी बहुत ही ज्यादा असर डालती है। मगर खैर उसके शुरू के एक्शन सीक्वेंसेस तो फिर भी ठीक थे, मगर वो जो क्लाइमैक्स वाली फाइट है उसको लेकर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि मैं खुश नहीं। एंड शूरी के ब्लैक पैंथर होने के बारे में अपन को तो इस बात का पहले से अंदाजा था, लेकिन शूरी को एज ब्लैक पैंथर देखने के बाद ये अप्रोप्रिएटली खुद को एज ब्लैक पैंथर काबिल साबित नहीं कर सकी। पर्सनल ओपिनियन है भाई, शूरी को ब्लैक पैंथर मेरे को वो जमी नहीं, एंड कुछ स्पेसिफिक शॉट्स को स्ट्रेट में लेम ही कंसीडर करता हूं। जैसे मैंने बोला ना, मेरे को उसके ऊपर ब्लैक पैंथर नहीं जमा एज एन एक्टर भी, जो कि यही रहेगी मेरी दिल की बात कि ये ओवरऑल हम इसे एक वार्म, एक्साइटिंग, हार्टफुल ट्रिब्यूट की तरह देख सकते हैं कि एमसीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, जो सर बोसमैन को बहुत ईमानदारी से ऑनर करती है, मगर अपने पिछले मूवी के कंपैरिजन में भी शॉर्ट फॉल कर जाती है, जो कि बिकॉज वो इंटेंसिटी हमें नहीं फील हुई जो कि एक $250 मिलियन की मूवी से अपन एक्सपेक्ट करते हैं। मगर खैर फिर भी स्पेशल तो थी ही। तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी, अपने ओपिनियंस मुझे
कमेंट्स जरूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ अब मार्वल की अगली मूवी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के ऊपर भी मैंने बात की है, जहां पर ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।